नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यहाँ पे हर तरह के पेपर का आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें हर पल की अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एसएससी CHSL +2 लेवल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, जो कि 1 जुलाई का है। तो आप सभी इसके साथ बने रहें। अब मैं इसमें 1 से लेकर पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, मैं बार बार आप सभी को बोलता हूँ कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी क्यों करनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो किस पैटर्न के आया था और हमारा वीक जोन कौन सा है, उस पर कैसे तैयारी करें। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है और ये रिलेशनशिप का है। तो देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है मयंक बेटा है छाया का। तो हम जानते हैं कि एक जनरेशन को ऊपर लिखते हैं, मयंक बेटा है छाया का, छाया को सी से लिखे। छाया और दीपा बहनें हैं, तो छाया और दीपा बहनें, तो दोनों को बहनें लिख ली। गायत्री माता है दीपा की, गायत्री माता है दीपा की, यानी गायत्री यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक जनरेशन होता है वो एक जनरेशन ऊपर को लिखते हैं। उसके बाद क्या बोला, यदि नमन बेटा है गायत्री का, तो यदि नमन बेटा है गायत्री का, तो ये सभी क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, नमन आ गया। तो उसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, तो मयंक किस प्रकार संबंधित है नमन से। तो सिंपल सा है, देखिए ये क्या बोला गया है कि छाया का बेटा मयंक है और ये तीनों भाई बहन है। तो ऑब्वियस सा बात है कि नमन और मयंक का क्या सा रिलेशन हो जाएगा, मामा भांजा का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, मयंक का नमन से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, भांजा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आराम से सॉल्व कर सकते थे। मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगता है एग्जाम में। मैं आप सभी को समझा रहा हूँ और साथ में ही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में चलते होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको हमेशा से हमेशा आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फिर से प्रश्न है, तो सभी आप इस तरह के पैटर्न को समझिए कि किस तरह से पैटर्न दिया हुआ है। देखिए क्या पैटर्न है, जे से एम, क्या हुआ दोस्तों, JKLM, यानी कितना हुआ 3 प्लस। फिर देखिए भी से टी, कितना प्लस हुआ, देखिए प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे माइनस हो गया, TUV -2। फिर डी से एफ, क्या हुआ दोस्तों, EF +2। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया, +3 -2 +2। तो आप इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न भी उसी तरह से चल रहा है दोस्तों। आप देखेंगे तो देखिए M से, यहाँ देखिए M से क्या हो गया दोस्तों, MNOP, तो 3 + 2। अब सेम इसी तरह इसके बाद भी चलेगा। तो आप देखिए M के बाद 3 प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा, P के बाद 3 प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा, PQRS S। फिर देखिए R से -2 कीजिए, तो R से -2 किया तो क्या होगा दोस्तों, P। उसके बाद देखिए H से +2, H के बाद क्या होगा, IJ SPJ, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, पैटर्न समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए दोस्तों, Q से V क्या हो रहा है, +5। फिर D से I, फिर से +5, 5 का गैप हो रहा है। देखिए दोस्तों, V के बाद फिर क्या है दोस्तों, U के बाद Z, फिर से 5, और J के बाद O, फिर से 5। यानी हमको समझ में आ गया पैटर्न क्या है, 5 का है। तो अब इसमें भी 5 का गैप रहेगा। L से 5 क्या हो गया दोस्तों, L के बाद MNOP Q। उसके बाद देखिए P से 5 क्या हो गया दोस्तों, P से 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, U आ जाएगा। फिर A से 5 F और R से 5 W। QUFW कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में दोस्तों। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है आपका
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कैसा है क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, यदि W को 46 बोलेंगे, C80 को 48 बोलेंगे, तो सेल को क्या लिखेंगे। तो सिंपल सा है दोस्तों, देखिए W का कोड वैल्यू क्या होता है, 23 होता है। 23 को 46 लिखा होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 46 आया होगा। उसी तरह से C80 कैट का अगर वैल्यू लिखे दोस्तों तो क्या होता है, देखिए ध्यान से, C का वैल्यू कितना हो गया आपका 3, A का वैल्यू कितना हो गया 1 और T का वैल्यू क्या हो गया। यदि आपको वैल्यू याद नहीं रहता है तो एक शॉर्ट टर्म याद रखिएगा दोस्तों, क्या होता है EJOTY, इससे आपको वैल्यू आएगा, इसका 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, देखिए C का तो आपको पता है 3, A का पता है 1 और T का पता नहीं, तो यहाँ देखिए T का वैल्यू कितना आ गया 20। अब सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 24 और क्या किया गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी 48 हो गया है। उसी तरह दोस्तों सेल का भी रहा होगा, तो सेल का क्या रहा होगा दोस्तों, अब हम उसको निकालेंगे। देखिए S का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, S का होता है 19, A का वैल्यू 1, L का वैल्यू अभी हम देखेंगे, L का वैल्यू कितना होता है 13 और E का वैल्यू कितना होता है 5। यदि आप सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 36। हमने क्या किया, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 में 72, सॉरी जोड़ने से 72 नहीं हो रहा है दोस्तों, हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 37 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया, वृक्क का जिस तरह से संबंध विज्ञान से है, गुर्दा का क्या किससे संबंध होगा। वृक्क विज्ञान का संबंध है गुर्दा से, उसी तरह इनमें से कौन सा संबंधित होगा, तो नेत्र विज्ञान किससे होगा, आंखें से, तो ये सही होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, हृदय विज्ञान यकृति, ये गलत हो गया। प्राणी विज्ञान पौधे से, ये भी गलत हो गया। विकृति विज्ञान उदर से, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पैटर्न क्या है दोस्तों, इस पैटर्न को समझना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये पैटर्न समझिए, क्या बोला गया है 16 से 30, 30 से 62, 62 से 122 और 122 से 246। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या किया दोस्तों, 16 × 2 कितना हो गया 32 माइनस 2 कर दिया तो कितना आ गया 30। उसी तरह फिर 30 से मल्टीप्लाई किया 2, कितना हो गया दोस्तों 60, उसके बाद प्लस 2 कर दिया तो कितना आ गया 62। फिर से देखिए अब 62 को क्या किया दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस कर देगा तो क्या हो गया, देखिए तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 124 और माइनस 2 122। तो हमको पैटर्न समझ में आ रहा है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अब की बार क्या होगा दोस्तों माइनस होगा। तो 246 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर माइनस करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जब इसको मल्टीप्लाई किए तो हो गया आपका 492 माइनस 2, तो कितना हो गया 490। 490 कौन सा ऑप्शन में। इस तरह के पैटर्न को आराम से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें बोला गया है कि ये जो फिगर है आपका, इनमें उस विकल्प को चुनिए जो अंतर्निहित है। तो आपको क्या बोला गया दोस्तों, इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इनमें से तो है ना ऑप्शन, ये इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में इसमें है दोस्तों, क्योंकि ये छोटा नहीं हो पा रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों। ये इसी में फिगर है, ये इस तरह का फिगर था इसमें, ये देखिए ये बोला तो ये वाला आपका फिगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है चेचिस का काल से वैसा ही संबंध है जैसे कंकाल का संबंध है।
चेचिस कार से क्या किस तरह से संबंधित है दोस्तों? देखिए चेचिस मतलब जिस पे कि गाड़ी पूरा खड़ी रहती है। अगर चेचिस नहीं रहेगी तो गाड़ी खड़ी ही नहीं रह पाएगी। तो उसी तरह कंकाल से किससे संबंधित है? शरीर का। अगर कंकाल नहीं रहेगा शरीर में तो हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये इस तरह से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी एक तरह से संबंधित नहीं है, तो आप उसे बताएं। तो देखिए क्या है, 3 शब्दों में से अंग, कोशिका, ऊतक, ये तीनों क्या है दोस्तों? तीनों एक तरह से संबंधित है, पर परमाणु इनमें से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है दोस्तों? ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, लेकिन परमाणु ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। तो क्या है, CONVEYER को ये लिखा जाता है, तो पर्सनल को क्या लिखा जाएगा? तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। C से F का संबंध कैसे है? +3 रहा होगा, CDEF। उसी तरह दोस्तों O से L का संबंध क्या है? ध्यान से देखिएगा तो O से L देखिए -3 हो रहा है, LMNO -3। फिर N से Q देखिए दोस्तों क्या हो रहा है? N से Q देखिएगा तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है, NMOPQ यानी +3। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है दोस्तों? +3 -3 +3 -3, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो नेक्स्ट सेशन में भी इसी तरह का पैटर्न चल रहेगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए P में अगर हम +3 करते हैं तो क्या होता है? P के बाद +3 करते हैं तो S हो जाता है। E में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? B। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, SB, तो ये बोला तो ऑप्शन चढ़ गया। तो आप आगे चलिए। R के बाद क्या था? +3 -3 फिर +3 किए तो क्या हो गया? U हो गया। तो अब फिर भी चेक कर सकते थे। देखिए अब ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो आप क्या करें? स्मार्ट वर्क करें, बाय ऑप्शन से छाटे। अब S में क्या था? फिर -3 था, तो क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा। फिर O में +3, तो आप +3 -3 करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है? SBUVLQXO। ये कौन सा ऑप्शन में? ये। आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के प्रश्न किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस सभी को गिन लीजिए। तो कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 टर्म है। तो आप क्या कीजिए, इस 24 टर्म को डिवाइड कर लीजिए, या तो 6 के पैटर्न में। देखिए अगर हम 6 के पैटर्न में बांट लें, 2 2 4 और 2 6, एक पैटर्न यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 2 4 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 4 6 यहाँ आ जाएगा, 2 4 6। अब आप इस तरह से आप पैटर्न मिला सकते हैं। देखिए मिल रहा है क्या? देखिए CPDQC। तो देखिए यहाँ पे कि CPDQC, तो आप देखिए पैटर्न मैच नहीं कर रहा है CPQDC से। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। देखिए तो आप क्या कर सकते थे? QC, तो यहाँ पे क्या है आपका? Q। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से पैटर्न भी यहाँ से फॉलो कर सकता था, QCD। तो आप यहाँ से देखिए पहला पैटर्न में Q लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप Q लगते हैं, देखिए यहाँ पे आप Q रखते हैं पहला, उसके बाद C रखते हैं, उसके बाद फिर से Q, फिर D, फिर P और फिर C। तो आप देखिए यहाँ पे फिर Q, फिर यहाँ C, फिर Q C D। तो आपका यही पैटर्न चलते रहेगा। तो आपका इस तरह से ये पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? देखिए इसमें बोला गया उस समुच्चय का बोध गया जो इससे संबंधित है। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए 4 से 52 कैसे हुआ होगा? तो आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16।
6 का स्क्वायर 36। यदि आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होता है, ये 52 हो जाता है। तो अब समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए उस तरह का पैटर्न कहाँ फॉलो हो रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, अब 5 का स्क्वायर 25 करते हैं। इन दोनों को जोड़िए तो कितना होता है, 34 हो जाता है। तो आपका 34 आंसर हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन नंबर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, बोला है कि जून के महीने में एक कक्षा में छात्रों की संख्या की आधी थी। तो यहाँ हम मान लेते हैं बॉयज़, यहाँ मान लेते हैं गर्ल्स। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया, कक्षा में छात्रों की संख्या की आधी थी। यानी अगर बॉयज़ 2x मान लेते हैं तो गर्ल्स क्या था, इसकी आधी, तो x हो गया। फिर क्या बोला गया है, ये किस में था दोस्तों, जून में बोला गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई में 5 और छात्राओं ने प्रवेश ले लिया। अब क्या हुआ कि जुलाई में 5 और छात्राओं ने प्रवेश ले लिया, यानी x + 5। और क्या बोला, जबकि 5 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, तो 2x - 5 ने छोड़ दिया। अब बोला क्या, अब कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से कहा गया कि ये दोनों अब बराबर है। तो जून में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो आप यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, 2x इधर से 1 आ गया, तो ये x आ गया आपका, और इधर से 5 उधर चल गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका, यहाँ से 10 आ गया। तो अब देख लीजिए x का वैल्यू 10 आ गया। तो बोला क्या है कि जून में टोटल छात्र कितने थे, तो जोड़ दीजिए इसको, 2x + x, यानी जून में कितना टोटल छात्र थे, 3x। x का वैल्यू 10 है, तो 3 × x कितना हो गया, 3 × 10, तो आ गया आपका 30। तो यहाँ डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पुरुष खिलाड़ी पिता कौन सा संबंधित है। तो यहाँ देखिए पुरुष खिलाड़ी भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, पुरुष खिलाड़ी और पिता पुरुष भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। तो सब एक दूसरे से संबंधित है, तो यह ऑप्शन नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला है क्या, जिस तरह से ये संबंधित है उसी तरह से इनमें से कौन सा संबंधित होगा। तो आप देखिए 21 का स्क्वायर कीजिए, यदि आप 21 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना होता है, 441 हो जाता है। और उसमें क्या करता है, 1 प्लस कर दिया, तो 442 लिख दिया। उसी तरह देखिए पैटर्न समझिए, 13 का स्क्वायर तो होता है 169, और उसमें 1 प्लस करेंगे तो यही ना आएगा, 19 का भी नहीं होगा, 14 का भी नहीं होगा। 16 का आप करके चेक कर लीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और उसमें से 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया, 257। तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो आराम से इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, काफ़ी इजी प्रश्न था। चलो, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये पासेज का प्रश्न है। बोला क्या गया है, एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां हैं दिखाई गई हैं, 3 संख्या के आमने सामने फलकों की बताना है। तो आप देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3 के सामने वाले प्रश्न संख्या बतानी है, तो 3 के सामने वाली, तो आप क्या कीजिए, इनमें से कोई 2 डाइस को ले लीजिए, यानी पासे को ले लीजिए और दोनों को कॉमन मान लीजिए। तो मैं ये वाला डाइस और ये डाइस को कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए इनमें से कॉमन पॉइंट कौन कौन सा आ जाएगा, तो पहले से आप देख लीजिए, इनमें से क्या कीजिए, जिसमें 3 है तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, 1 है। तो आप क्या कीजिए, दोनों में से एक को कॉमन लेके उसको क्या कीजिए, घुमा दीजिए। तो देखिए चाहे तो क्लॉकवाइज में ले लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अगर इसे क्लॉकवाइज में लेंगे तो इसे भी हम क्लॉकवाइज में लेंगे। तो मैं देखिए एक को कॉमन ले रहा हूँ, तो दोनों में से एक कॉमन ले लिया। जब इसे मैं पकड़ के ऐसे राइट टाइम से घुमा दिया, यानी क्लॉक टाइम से घुमा दिया, तो 1 के बाद क्या आ गया आपका 5, उसके बाद 2। ठीक इसी तरह इसमें भी यही करूँगा, 1 के बाद पकड़ के घुमा दूंगा, तो 1 तो यहाँ कॉमन ही आ गया, उसके बाद 6, उसके बाद 3। तो देखिए बोला क्या गया, 3 के ठीक विपरीत। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के सब विपरीत निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 3 के विपरीत क्या है, 2 है, तो ये आंसर 2 इस तरह से निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कथन निष्कर्ष का प्रश्न है दोस्तों, इसे ध्यान से बनाइएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं में गलती करते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है, बोला क्या गया है, कथन सभी पार्क स्कूल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पार्क है, सभी पार्क स्कूल है, ये डायग्राम बन गया, स्कूल है। उसके बाद क्या बोला, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। तो कोई भी स्कूल यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, कॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्रॉस मार्क आ गया, कॉलेज नहीं है। उसके बाद अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है। कोई भी कॉलेज स्कूल नहीं है, बिल्कुल फॉलो करता है, तो सही बात है। दूसरा क्या बोला गया, कुछ स्कूल पार्क है। तो ये देखिए कुछ स्कूल पार्क है, जी ऑब्वियस सा है, तो दूसरा भी फॉलो हो गया। तीसरा क्या है, कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है। कोई भी पार्क कॉलेज नहीं है, सही बात है। जब पूरा स्कूल पार्क के अंदर आता है, जब स्कूल कॉलेज नहीं है तो पार्क भी नहीं होंगे। तो ये तीनों अनुसरण फॉलो करते हैं, तो ये तीनों अनुसरण ये राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ये तो देखिए दर्पण कहाँ पे रखा था आपका, यहाँ पे रखा हुआ कहीं दर्पण। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए एक तो यहाँ पे क्या कीजिए, दर्पण प्रतिबिंब में ज़्यादातर आप ऑप्शन छांटने का कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन भी अभी हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या किया, वाई सीधा हो गया है, तो वाई तो सीधा ही रहेगा। इसमें से आप छांट सकते हैं दोस्तों फटाफट से आराम से। देखिए ये क्या किया, इसमें से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि देखिए ये क्या किया गया, आपका पानी का छवि जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आप बाय ऑप्शन छांट के जल्दी से कर सकते हैं। वैसे देखिए 1 ये सही है, 9 ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऑप्शन से छाटें, स्मार्ट वर्क करें आप हमेशा एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होती है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज इसमें से गिनना है, तो आप सभी को एक रूल पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। देखिए क्या होता है, इस काफ़ी पॉपुलर और सिंपल है। ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये त्रिभुज गिनना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ 1 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को गिन देते हैं तो कितना होता है, 1 और +2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही हम करते थे दोस्तों। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसी फॉर्मूला का काम आगे आते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी फॉर्मूला से बेसिस पे हम अब आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये बोला ये त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बना, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो यहाँ से कितना बन गया, 3 बन गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ से ये बड़ा वाला भी बनेगा एक, तो यहाँ से भी कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इसी तरह आप दोस्तों यहाँ देखिए, ये छोटा वाला से एक ये बोला, तो यहाँ पे भी एक 3 आ गया आपका। फिर ये बड़ा वाला भी यहाँ से एक 3 आ जाएगा आपका। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, अब इसमें आ जाइए दोस्तों, ये छोटा वाले में, इस छोटे वाले को देखिए, यहाँ से 3 आ गया। फिर ये भी तो त्रिभुज है, यहाँ से भी 3 आ गया दोस्तों, और यहाँ से भी 3 आ गया आपका। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज को यदि मैं कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, तो देखिए आप देखिए, ये बड़ा वाला ये बड़ा वाला ये है ना आपका, तो ये भी आपका कितना आ गया, एक 3 आ गया। ठीक है, तो आप यदि आप सबको जोड़ दें तो कितना आ रहा है, देखिए तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 24 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी दो त्रिभुज आपका कहाँ बन रहा है वो आपको देखना है। तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 24 त्रिभुज हो गए। अब यदि अभी त्रिभुज गिने तो देखिए आप ये त्रिभुज को, इस त्रिभुज को यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूँ, तो यहाँ से ये त्रिभुज आपका हो जाता है, एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ, तो 2 त्रिभुज इधर हो गया आपका, तो कितना हो गया आपका, 26 हो गया। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, तो यही इसका एक लॉजिक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कितना आंसर आ गया, 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, दर्शाया जो कागज के पारदर्शी पार पर पटे। तो देखिए दोस्तों, यदि इसे हम पारदर्शी पे रखें तो ये चीज़ देखिए, ये चीज़ जो आपका है इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा, इस पर डब्बा बन जाएगा। तो देखिए ये कैसा पैटर्न बन जाएगा, ये एक तो इस पे आ जाएगा दोस्तों ऐसे जो पैटर्न है यहाँ पर, और क्या करेगा ये जो क्रॉस था इस पे ये आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो ऐसा कौन सा पैटर्न है दोस्तों, देखिए पहला नंबर है, तो ये ऑप्शन नंबर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ दोस्तों कि बाय ऑप्शन की मदद लीजिए, और ऑप्शन में भी बताया हूँ मैं कि आपको कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो चाहेगा आपसे टाइम स्पेंडिंग करने का। तो आप हमेशा डी से स्टार्ट करें, यानी अंतिम से स्टार्ट करें फिर आगे आए, यानी आपको हमेशा डी से स्टार्ट करना है, क्योंकि अंतिम से स्टार्ट कीजिएगा तो ज़्यादातर आंसर करेगा, क्योंकि ये उन लोगों का रणनीति रहता है कि आप टाइम स्पेंड करें और बर्बाद करती। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें से एक दूसरे को क्या क्या बदलना चाहते हैं, प्लस और माइनस को। यदि हम यहाँ पे माइनस रख देंगे और माइनस की जगह प्लस रख देंगे तो ये इक्वेशन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, तो आप यदि आप चेक कीजिएगा तो आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो देखिए आप यदि आप इसको डिवाइड देते हैं तो कितने बार में कर सकता है, तो आप कटाइएगा तो 5 दूनी 10, लगभग 24 बार में ही कर सकता है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो आराम से आप कर सकेगा। अब यहाँ से देखिए, अब आराम से इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या किया था मैंने, माइनस किया था, यहाँ पे प्लस किया था। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया था आपका 24। अब यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 14 को क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे से इसको जोड़ दी, सॉरी यहाँ पे पहले आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा इसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो क्या होगा, ये आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा ये छोटी छोटी बातें तो आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो अगला पद बताने के लिए आप क्या कीजिए, आराम से देखिए क्या किया गया दोस्तों। ये देखिए इसमें से क्या किया है, एक बार क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए इधर फिर यानी ऊपर नीचे फिर ये, तो ये कलर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर होगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि ये जो आपका कलर पोर्शन है ये क्या होगा, ऊपर रहेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर में, फर्स्ट है। काफ़ी इजी प्रश्न था। तो यहाँ पे आप 25 रीजनिंग के प्रश्न को आप सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 25 रीजनिंग में कितना सही होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सभी कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बोला गया है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद देखिएगा आशीष रे। कौन है, आशीष रे है। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या पे दोस्तों। यहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी। मैंने साइंस का भी बहुत सारा वीडियो बना रखा है, जो कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि 1000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्पीडी जीके का है दोस्तों। तो आप यदि उसे देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी स्पीडी एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक निर्देशक के प्रमुख संपादक कौन है। क्योंकि दोस्तों कि उन दिनों रिपब्लिक टीवी का बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ था, जिसमें कौन थे, अर्नब गोस्वामी ने कुछ ट्वीट कर दिया था जिसपे कि बहुत ज़्यादा वो सुर्खियाँ में रही थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी याद रखिए कौन है, तो ये अर्नब गोस्वामी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था, याद रखिएगा आपको, कार्ल बेंडा ने बनाया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा ने
बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में। याद रखिएगा काफ़ी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो बता रहा है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी माता अभयारण्य उड़ीसा के किस में एकमात्र अभयारण्य है? क्या बोला गया है? गहरी माता अभयारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभयारण्य है? तो याद रखिएगा गहरी माता किसके लिए है? कछुए के लिए एकमात्र अभयारण्य है जो कि उड़ीसा में है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, कहीं कभी इसी तरह को प्रश्न को पूछे जाते हैं कि कछुए के लिए एकमात्र अभयारण्य वो किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुछ ही फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार वाली संरचना को क्या कहा जाता है? कुछ ही फार्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अल्पाधिकार। क्या बोला जाता है दोस्तों? अल्पाधिकार। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया क्या? देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रामा में खेला जाता है? तो कौन सा खेल खेला जाता है दोस्तों? याद देखिएगा साइकिलिंग वेलोड्रामा में खेला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास से है दोस्तों। बोला क्या गया है? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को दिनारस के नाम से पुकारा जाता था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2019 में निम्नलिखित में से किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के गोविंदराज को सर्वसम्मति से पुनः चुना गया? तो ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूरी नहीं है जाने, फिर भी आप जान लें कौन थे। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए उन्हें चुना गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडप्सिन जिसे दृष्टि बैगिनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? क्या बोला गया दोस्तों? रोडप्सिन जिसे दृष्टि बैगिनी भी कहा जाता है वह मानव शरीर के कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा वो आँख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। देखिए आप यहाँ पे दृष्टि बैगनी से ये आप समझ सकते थे कि आप यहाँ पे आँख से हो सकता है, अगर स्मार्ट में आप सोचते तो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कोथन दारास्वामी मंदिर में निम्न निर्मित 64 फुट की विश्व रूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? तो ये भी उसी समय का करंट का प्रश्न था दोस्तों, तो याद याद रखिए यहाँ कहाँ पे था? तो ये बेंगलुरु में था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला गया है 2019 में चुनावों के बाद निर्वाचित लोकसभा कमवी होगी, तो ये कमवी होगी दोस्तों, तो ये 17वीं होगी और अभी भी दोस्तों 17वीं ही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए बोला क्या गया, वर्ष 2019 में द्वारा प्रस्तुत की गई शर्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उस देश में वीज़ा हेतु आवेदन कर रहा है तो उसे पिछले 5 वर्षों में अपने सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक
होगा। तो किस देश ने ऐसा शर्त प्रस्तुत किया था? तो अमेरिका ने किया था कि यदि आप किसी भी वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने पिछले 5 सालों का सोशल मीडिया ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें बताना होगा। उसके बाद वो प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारा ओलंपिक में रजत पदक विजेता गिरीश गौड़ा को किस राज्य के से दूसरी बार लोकसभा चुनाव दूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस राज्य के लिए किया गया था? तो कर्नाटक के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये सभी तो आजकल के सभी रूल पता है दोस्तों, तो ये उन्हें 5 रन दिए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप फेक फील्डिंग भी करते हैं, यदि आप बॉल पकड़े बिना या कुछ रिस्पॉन्स देते हैं तो उनके लिए भी आपको पेनल्टी के रूप में 5 रन अगेंस्ट टीम को दी जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जून 2019 में मेक्सिको का ऑर्डन मैक्सिनाकाना डेल अगुइला एजेक्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डन मैक्सिडाना डेल आइजुला एजेक्टा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? प्रतिभा सिंह पाटिल को किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला क्या गया है, किस नदी को नर्मदा की हेडमेट के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हेडमेट के रूप में ताप्ती नदी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसे जाना जाता है? ताप्ती नदी को, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम किसकी पहल है? तो याद रखिए ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2014 की बात की गई है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ कितना पीछे से भी प्रश्न आता है, तो आप पीछे से भी कुछ गहन बातों को याद रखिए, पता नहीं एग्जामिनेशन का ठिकाना कब क्या पूछ दे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होगा? तो बीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2018 और 19 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत में सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? तो ये कौन सी बन गई है दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बन गई है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। बोला क्या गया, मई 2019 में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संसाधन प्रबंधन, स्थिरता और भागीदारी हेतु संयुक्त राष्ट्र की संस्था का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया था। तो अनीता भाटिया को किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए तो इन्हें अनीता भाटिया को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये 24वां प्रश्न है दोस्तों। बोला क्या गया है, वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो वडगांव का सम्मेलन 1789 में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं, लेकिन 1779 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है जीए पेपर का। उसके बाद फिर हम मैथ का पेपर को सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चट्टान अनुक्रमण के विवरण में और समान समय मापकरण के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? चट्टान अनुक्रम के विवरण और असमान समय मापकरण के संदर्भ में व्याख्या के संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में पेशेंस है और आज नहीं तो कल आप ज़रूर ही किसी न किसी फील्ड में सक्सेस हासिल कर लोगे। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी पूरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपका पेशेंस बना रहे और आप जान लें जो ये वीडियो देखेंगे तो साथ ही आपका एक अलग मोटिवेशन बनता जाएगा एग्ज़ाम में बैठने का, और आपको लगातार एक साथ तैयारी करने की भी हैबिट बनती जाएगी। तो आपको हर तरह से ही वीडियो को देखने का लाभ है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहो दोस्तों। साथ ही यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि हमारा मैथ्स पोर्शन है। चलिए आते हैं हम मैथ्स का पहला प्रश्न की तरफ। मैथ का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से सॉल्व देख लीजिए। तो अगर इसे बोल रहा है कि अगर 1/1 साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर cos सेक थीटा है, तो 3 cot थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप इस तरह के प्रश्न को आराम से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए आज मैं बता रहा हूँ आपको, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। तो आप देखिए क्या कीजिए, जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? अब ऊपर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। देखिए एलसीएम लिए, चलिए मैं आपको थोड़ा लॉन्ग में ही ले लेता हूँ। जब एलसीएम लिया तो क्या हुआ देखिए, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इस तरह 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा। अब जब एलसीएम लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस, आपका ऊपर बचेगा, इधर बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इधर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस है 1 माइनस साइन थीटा। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से माइनस प्लस ये कट गया आपका, और इधर क्या हो गया 1 a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ऊपर हो गया 2 आपका और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, इधर हो गया आपका 4 और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा जी। अब देखिए यहाँ से इसको कटाएंगे तो 2 से 2 कट गया, एक कॉस सी एक कॉस स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया 1 बाई कॉस थीटा। यदि आप कॉस थीटा का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या होता है, हाफ कॉस थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है, तो आप जान लीजिए कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है। तो यहाँ से आपको थीटा पता चल गया 60 है, तो आप क्या कीजिए आराम से पुट कीजिए 3 cot थीटा, तो cot 60 का वैल्यू क्या होता है tan 30 यानी हो गया इसका √3 इंटू यहाँ पे क्या आ गया देखिए थीटा आपका 60 है, तो cot 60 का वैल्यू क्या आता है, tan 30 का उल्टा होता है cos 60, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो cot 60 का वैल्यू क्या हो गया 1/√3। उसके बाद यहाँ प्लस है, तो 2 सेक कितना होता है 2/√3। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए यहाँ से एक √3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। अब यदि एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देख आराम से आप सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5√3/3, आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है। अब क्या बोला कि इसको बराबर करना है, तो आप यहाँ पे एक बात दीजिए, अगर यहाँ पे आप इसे आप यहाँ पे रेशनलाइज कर लीजिएगा यानी परिमेयकरण कीजिएगा, तो आप इसका भी वैल्यू आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका √1 माइनस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यदि इसे रेशनलाइज कीजिएगा और यहाँ तो था ही 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यदि दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और इधर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस आर और यहाँ 1 प्लस आर। तो यहाँ पूछा क्या गया, आर का वैल्यू पूछा गया है, तो आर किससे प्रोपोर्शनल है, देखिए तो यहाँ पे सीधा cos थीटा से प्रोपोर्शनल है, तो आराम से आप कह सकते थे आर का वैल्यू cos थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसे सॉल्व करना है। क्या बोला गया है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बोला गया एक वस्तु को 2300 में बेचकर 25% का लाभ कमाया, यदि वह इसे इतना में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का हानि या लाभ होता आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिखते हैं। तो एक बात ये भी जानते हैं कि यदि वह 4 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा होगा तो 1 रुपये पे लाभ हुआ होगा तो वह 5 पे बेचा होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 5 पे नहीं बेचा होगा, उसे कितने में बेचा होगा, 2300 में। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा हुआ, तो ये इससे 460 गुना ज़्यादा हुआ। तो ये 460 गुना इससे भी तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप इसको CP मान लीजिए, इसको SP मान लीजिए, रेशियो से बना रहे हैं। तो ये कितना हो गया आपका 460 गुना यदि इससे करते हैं तो कितना आ गया आपका, देखिए तो 1840, ये आपका कितना हो गया CP हो गया, यानी खरीदा इतना में होगा। अब क्या पूछ रहा है कि इसे इतने में बेचते तो कितना का प्रॉफिट होता। तो देखिए 1955 यानी 1995 में उसी जो 55 में बेचते तो कितना का प्रॉफिट होता, तो इसे माइनस कर देंगे हम। अब 1955 से जब इसे माइनस किया 1955 से तो कितना बच रहा है 115 रुपये से प्रॉफिट हुआ कितना CP में। तो अब हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 1840 CP में कितना का प्रॉफिट बस को 115 का, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। यदि आप इसे कटाइएगा तो देखिए यहाँ से ये आराम से कट गया। अब यदि इसे हम कटा दें पूरी तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 6.5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि 1840 में खरीदा था, 1840 में खरीदा, 1955 बेचा, तो 115 का प्रॉफिट हुआ था। आप इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते थे। सभी काफ़ी तरीके हैं, मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट में बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या बोला गया है, A और B का रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए आप A और यहाँ B। A और B का रेशियो कितना, 5:2। अब क्या बोल गया, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, 9:4 हो जाता है। तो यदि हम प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, यदि हम इसमें 4 जोड़ दें तो देखिए आप जान लीजिए कि यदि 4 इसमें भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी बराबर हुआ होगा, 4 यहाँ भी जोड़ेंगे तो दोनों का अनुपात तो बराबर होगा, दोनों के अनुपात का गैप। लेकिन देखिए दोनों के अनुपात का गैप बराबर नहीं है, यहाँ पे अनुपात का गैप कितना है, 3 है, और यहाँ पे अनुपात का गैप कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इन दोनों के अनुपात के गैप को बराबर करना होता है। तो इस दोनों के अनुपात के गैप को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर है इसको यहाँ से गुना कर दीजिए और ऊपर वाले के यहाँ से गुना कर दीजिए। तो अब यहाँ से जब गुना किए तो नया अनुपात कितना हो गया, 25 और 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए कितना गया, 9 तिया 27 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 तिया 12। अब देखिए दोनों के बीच के अनुपात का गैप बराबर है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ भी 15 का गैप है, यहाँ भी 15 का गैप है। तो यहाँ पे समझ में आ गया दोनों के बीच के अनुपात का गैप बराबर है। बोला गया आप प्रत्येक संख्या में, देखिए क्या बोला गया, यदि 4 जोड़ दिया जाए तो देखिए यहाँ इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है, और यहाँ भी इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। यानी यहाँ पे 2 जोड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 4 जोड़ा है, यानी 2 रेशियो बराबर 4, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो अब क्या बोला गया है कि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है। तो मूल संख्या क्या है आपका 25 है, तो 25 यानी 1 रेशियो बराबर 2 है, तो 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो 25 रेशियो बराबर 2 यानी 50 हो गया। लेकिन 50 में अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए, यानी इसका तो 50 हो गया। यदि 10 का 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। अब दोनों में क्या किया, 5 घटा दिया तो ये 45 हो गया, ये 15 हो गया। अब यदि आप इसको कटा दीजिएगा रेशियो से, तो देखिए 5 कम 15 कम 15, 15 दिया 45। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 3:1। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, अब देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक प्रश्न। बोला क्या गया है कि x का वैल्यू -1, 2 और 5 नहीं होना चाहिए।
तो क्या है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करके रख सकते हैं। अगर मेथड चाहिएगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू 1 रख के सॉल्व करके चेक करते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रख के। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम देख रहे हैं यहाँ तो 2, एक का वैल्यू अगर 1 रखे तो कितना गया, 1 माइनस 8, तो कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 2 और यहाँ पे 1 माइनस 8, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 7 हो गया। और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको देख रहे हैं, अब ये इस वाली टर्म को देख रहे हैं पूरे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2 प्लस 1, क्योंकि हम x का वैल्यू 1 रखें तो यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 गुना 1 4 और माइनस 5, यहाँ भी 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे डिवाइड दे देते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 2 गुना 1, यहाँ क्या हो गया आपका 2 हो गया, और प्लस 4, और नीचे क्या 3 गुना 1 3 माइनस 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 गुना 1 यानी माइनस 7 और माइनस 7 गुना 2 कितना हो गया, माइनस 14। तो यहाँ क्या हो गया आपका माइनस 14। अब नीचे देखिए प्लस और ये माइनस तो कट गया, तो आपका क्या बच गया माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 7 7, यहाँ तो 7 हो गया। अब यहाँ तो गुना है, गुना था, अब देखिए कितना हो गया ऊपर 4, अब यहाँ जो कि माइनस 9 में 1 गया तो क्या हो गया माइनस 8। अब माइनस 8 में इसको कटा दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अब ध्यान ये भी देने वाली बात है कि यहाँ पे पहले आपको डिवाइड का काम करना है। तो डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए तो इसको उल्टा कर दिए, तो 15 में 3 गया दोस्तों, तो क्या हो गया माइनस 12 डाल दिए, 4 2 6 1 7, यहाँ के देखिए ये माइनस इधर से तो कट गया दोस्तों। अब यहाँ से आपको ध्यान देने की बात क्या है, देखिए ये 7 और ये 7 भी कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 2 से इसको कटाया तो 6 बार में, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6। तो ये हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू 1 रख के हमको पुट करना था, तो आंसर आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बोला क्या गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि 2014 में ए बी, 2015 में 16 में 17 में 18 में, यानी जो ये रेड वाला है ये आपका बी को दर्शाता है और ये आपका ब्लू वाला जो है ए को दर्शाता है। तो बोला गया है कि कितने विद्यार्थी आए हैं संस्थान में। तो क्वेश्चन के अनुसार बोला संस्थान बी में 2015, 2016 और 2018 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की प्रति औसत संख्या 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए आप सबसे पहले संस्थान बी में 2015, देखिए ब्लू रेड वाला आपका संस्थान बी है, तो 2015 में क्या है आपका 360, उसके बाद क्या है आपका 2016 में आपका 375 और 2018 में 225, यानी आप इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आ गया 960, और औसत निकालने के लिए 3 से इसको भाग दिए तो कितना आ गया 320। अब उसके बाद बोला गया 2017 में ए नामांकित, तो 2017 में ए कितना है आपका, देखिए तो 250, उससे कितना अधिक है, तो 250 से कितना अधिक हुआ, देखिए तो 70 अधिक हुआ। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका रिस्पेक्ट में बोला है उसको ले लेते हैं 250 और 100 से गुना कर देते हैं। जब अब इसको 100 से किया तो 0 से 0 कटा, यहाँ से 5 25, 5 दूनी 10, 14 और दूनी 28, कितना प्रतिशत हो गया 28% हो गया। तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इजी प्रश्न है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि 400 अंकित एक दुकानदार, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपये का लाभ कमाया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप क्या कीजिए 20% का छूट देने के बाद, तो छूट किस पे देता है, हमेशा अंकित मूल्य पे देता है, तो हम 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो जी हाँ,
तो हम 5 रुपये मान लेते हैं कि कोई वस्तु अंकित है, 1 रुपये का छूट दिया तो कितने में बेचा होगा, 4 पे। तो यहाँ पे देखिए मार्क प्राइस को MP लिखते हैं और बेचने वाले प्राइस को SP लिखते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस 5 था, उस पर 1 का छूट दिया तो 4 पे बेचा होगा। ठीक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मार्क प्राइस 5 नहीं है, आपका 400 है, तो कितना गुना ज़्यादा होगा, बोले तो 5×8 = 40, 80 गुना। तो ये भी तो 80 गुना ज़्यादा हो गया, तो आपका कितना हो गया 820, यानी आपका कितना हो गया, सॉरी 320 रुपये में वो बेचा होगा। लेकिन बोला क्या 320 रुपये में उसे बेचने पर भी 32 रुपये का लाभ हुआ। तो यानी वो खरीदा कितना होगा 32 रुपये कम में, यानी इसमें अगर 32 माइनस कर दें तो 32 रुपये में कम में खरीदा होगा तो कितना में खरीदा होगा, 32 रुपये माइनस कर दीजिए तो कितना होता है 288 रुपया, यानी 288 रुपया उसका क्या आ गया, CP आ गया। अब 288 रुपये में खरीदा होगा, तो अब साथ ही क्या बोला गया उसका लाभ प्रतिशत, तो CP पता चल गया, तो लाभ तो पता ही है, तो क्या होता है CP 32 रुपये का लाभ हुआ CP में, यानी कॉस्ट प्राइस में प्रतिशत निकालने के लिए उसे गुना कर देंगे। इससे अब हम कटा लेंगे, तो कटाइएगा तो क्या आ जाता है, देखिए इसको कटा लीजिए तो 1/9 ओवर में 1/9 कितना हो गया 11, सही 1/9% हो गया। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, काफ़ी इजी था और काफ़ी कम समय में इसको बना सकते थे आप। हमने इसको आपको समझा के बताया, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो चलते हैं हम आगे प्रश्न की तरफ। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें क्या बोला गया, A और B की गति का अनुपात 3:5 है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्पीड का क्या अनुपात 3:5। तो हम जानते हैं कि टाइम का अनुपात क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 5:3 है। A एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ पे A इसका रख लीजिए, यहाँ B रख लीजिए। A और B कितना होता है 20 से 24 मिनट अधिक लेता है। तो B उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखिए इसमें से क्या बोला गया है, B A से कितना, यहाँ 2 रेशियो अलग लेता है, लेकिन 2 रेशियो ने यहाँ 24 मिनट बोलता है, तो 2 रेशियो को 24 मिनट मान लेते हैं। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो गया आपका 12, 1 रेशियो बराबर 12 हो गया। तो इसमें पूछा क्या गया है, B उसी दूरी को तय करने में कितना समय, तो B कितना है 3 दूरी समय करेगा, 1 रेशियो बराबर 12, तो इसको 3 रेशियो बराबर कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो उसी दूरी को B कितने देर में कर लेगा 36 मिनट में। तो यहाँ देखिए 26 मिनट आंसर है। आराम से सॉल्व कर सकते थे, इजी ट्राइक है, तो आपको हम आगे बताते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से DI का प्रश्न है। देखिए आपको क्या बोला गया है, इस बार सेम DI है दोस्तों। किसी वर्ष में संस्थान B में नामांकित विद्यार्थी की संख्या उसी वर्ष संस्थान A में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से 1% अधिक है, और X का क्या है दोस्तों 25 और 30 के बीच में रहनी चाहिए। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, संस्थान B से A, यानी अब चेक करना होगा आपको। देखिए जैसे ये B है, उसमें से A का आपको चेक करना होगा। तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करूँगा। 2016 में अगर आप चेक कीजिए तो 2016 क्या है दोस्तों आपका, देखिए 300 से 375 कितना अधिक है, 75 अधिक है 300 से। आप यदि इसको कटा के चेक करिएगा तो 100 से 100 कट गया, इससे कटाइएगा तो कितना हो गया आपका 25%। लेकिन यहाँ 25 नहीं बोल रहा, 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। आप क्या कीजिए 2015 का चेक कीजिए। तो 15 का चेक कीजिए तो देखिए 280 और 360 में क्या हो गया, कितना ज़्यादा होगा 80 ज़्यादा होगा, कितने से 300, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 300 नहीं होता, यहाँ पे होता 225। ठीक है, तो देखिए 80 ज़्यादा हुआ, किस में से आपका 280 में से। अब यहाँ से आप 100 चेक कर लीजिए। जब इसको कटाते और यदि आप इसे कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, देखिए यदि आप 4 से कटाए 4 20 7, यानी अब इसे कटाइए तो 2 से बटे 7, तो कितना हो गया 7 कम, तो ये आ रहा है आपके लगभग 26 पॉइंट समथिंग। तो यही आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया दोस्तों, 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई है, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। तो हम मान लेते हैं कोई A B C
कोई 3 संख्या है, चौथी संख्या को हम डी मान लेते हैं दोस्तों। तो इसका औसत चौथी संख्या मान लेते हैं डी का 4 गुना है, तो 4D। चौथी संख्या डी माने थे, उसका 4 गुना। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या बोला दोस्तों, और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो सभी 4 संख्याओं का औसत यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत 52 है। तो 52 को 4 से गुना करते हैं, हम जानते हैं औसत को निकालने के लिए। तो 52 गुना 4 के तो कितना हो गया दोस्तों, 208। ठीक, अब यहाँ क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों। बोला क्या गया, पहली 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 तिया 12D। तो यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकालते हैं, 12D और प्लस d। तो क्या कितना हो गया, 208 हो गया। तो 13D बराबर क्या हो गया, 108 हो गया। तो अगर हम d का वैल्यू 208, तो d का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो गया दोस्तों, 13 एकम 13 बच्चा क्या 63 78। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। जब डी का वैल्यू 16 आ गया तो पूछा क्या गया है, पूछा गया पहली 3 संख्या का औसत। पहली 3 संख्या का औसत क्या है, 4D है। डी का वैल्यू 16 है, तो 16 गुना 4 कितना हो गया, 64 हो गया। 64 कौन सा ऑप्शन में, 12 नंबर। तो ये इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, और ये देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए आप अगर ध्यान से पैटर्न को देखें तो ये कौन सा फॉर्म चल रहा है। देखिए ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब पे पैटर्न चल रहा है। तो ये सेम पैटर्न है। तो देखिए ए का क्यूब अगर ये पैटर्न चल रहा है तो आपको समझना है कि ये किससे क्यूब आया होगा। तो आप यदि ध्यान से देखें तो यदि आप इसे 5√2x करेंगे और इसका होल क्यूब किए होंगे तो ये आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे तो 5√5 किसका होल क्यूब करने से आया होगा। तो ये देखिए कि √5y का होल क्यूब किए होंगे तो ये इसका होल क्यूब आया होगा। अब सेम उसी पे पुट हुआ है तो फॉर्मूला भी तो वही होता है। यहाँ पे a माइनस बी फिर होता है ax² प्लस bxy और यहाँ c। तो यदि हम यहाँ पर से अगर पुट करें इसका वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50x²। यहाँ पे आपका आ गया क्या, देखिए bxy है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5y² और यहाँ पे c y² का आ जाएगा प्लस 5√10। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर से आ रहा है आपका 50 और c का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, c का वैल्यू आपका आ जा रहा है √5 और आपका बाकी तो b का वैल्यू आपको यहाँ पे 5 पता ही है। तो अब यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू अगर 5 है तो ये 50 फिर प्लस c का वैल्यू कितना है आपका √5 है, तो यहाँ पे आप √5 और माइनस 10√5। अब देखिए यहाँ पे 10√5 और ये 10√5 आराम से कट गया यहाँ पे। अब बचा क्या आपका 50। अब 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2 आप यानी आप इसको लिख सकते हैं 5√2। ये आपका आंसर। चलते हैं, सॉरी ये 5 आंसर होगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 10% वार्षिक दर से 4% में कोई निश्चित राशि इतना हो जाती है। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए तो मैंने आपको बताया था 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि अगर हम 10 रुपये कर्ज लिए थे तो हमें 1 रुपये का कर्ज देकर लौटाना कितना होगा, 11 रुपये पे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कर्ज पे कर्ज होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक में बताया था 10 रुपये लिया तो यहाँ 11 फिर 10 फिर यहाँ 11, इस तरह से कितने साल तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा। 10
11 और 10 और 11, इस तरह से 4 साल तक चला। तो देखिए ये कितना आ गया आपका 10,000 हो गया यहाँ पे। और यदि आप इसको सबको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 14641। अब देखिए अब बोला क्या ये इससे रिलेटेड नहीं, ये कितना है, ये टोटल किसके बराबर 29282। तो ये देखने से ही लग रहा है कि इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो इससे भी मूलधन कितना 2 गुना ज़्यादा हुआ होगा। तो कितना रहा होगा 20,000 रहा होगा। अब पूछा क्या गया उतने ही समय में साधारण ब्याज, उतने ही ब्याज पर निकालना है। अब सेम कंडीशन पे साधारण ब्याज, तो देखिए 10% है 4 साल के लिए, तो 40% तो ब्याज हो गया। तो यहाँ पे 4 साल के लिए 40% को यहाँ से घटा दीजिए। जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कट गया, तो कितना हो गया 8,000। 8,000 कौन सा ऑप्शन है यहाँ आराम से बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी प्रश्न देखिए दोस्तों, x + 1/x = 7 है, तो x³ 1/x³ क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है दोस्तों p³ - 3p। p किसको मानते हैं, इसको, ये जो होता है। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 243, सॉरी 343। और ये 3p यानी 3 × 7 क्या 21। यदि आप इसको माइनस किए तो कितना हो गया आपका 322 हो गया। ये इसमें आपको पेन भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मुँह से भी बना सकते थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या बोला गया है, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजा का अनुपात कितना है 7:4 है। यानी एक आयत है तो यदि इसका अनुपात है तो ये 7:4 के अनुपात में है। तो इसे हम 4x और ये मान सकते हैं जो में वृत्त के आकार का था जिसकी त्रिज्या 31.5 थी। तो इसका आयत की छोटी भुजा बतानी है। तो हम जानते हैं कि दोनों तार बराबर हुआ होगा, तो ये क्या रहा होगा 2πr, यानी एक वृत्त होगा जिसके ये परिधि के बराबर ही तार होगा। और यहाँ पे हम मान सकते हैं इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप क्या हो जाता है दोनों का साइड का 2 गुना, 7 × 4 = 11, 2 × 22x। यहाँ से तो हम कह सकते हैं, अब क्या कीजिए अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से इसको कट लीजिए तो 11 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और r का वैल्यू कितना है 31.5। और यानी x का वैल्यू बराबर निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा 11 नीचे आ जाएगा। यदि 11 नीचे आ गया तो इसको कटा दीजिए, 11 दूनी 22, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 बार में कट जाएगा। अब 4.5 गुना 2 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 9 आ गया। पूछा क्या गया है छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या है 4x है, 4x, x का वैल्यू 9 है तो 4 × 9 तो कितना आ जाएगा आपका बताइए तो दोस्तों 36 आ जाएगा। 36 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सरलीकरण करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो इसको आराम से सॉल्व कीजिए। तो क्या कीजिए ये गुना में है, सबसे पहले आपको क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए, 7 × 21 10 × 40। लेकिन ये डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 40 ऊपर आ जाएगा और ये 21 इधर आ जाएगा और यह 7/5 आ गया। तो इसको आप कटाएँ तो कितना हो गया 8 हो गया और इधर हो गया 7 × 21 यानी 3/8 इधर आ गया। अब चलते हैं इस पे। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले डिवाइड है तो 10 यानी 20 21/1, तो आप चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 यहाँ चल जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा। तो यहाँ 7 था तो 7 या 21 यहाँ से कट जाएगा आपका, और यहाँ इसको कटाइएगा तो कितना कट जाएगा 2 एकम 8, तो कितना हो गया 1/8 या 24, 1/24 हो गया इधर। और यहाँ पे फिर क्या बचा 7 × 5 = 35, 1 36 गुना 36/5। अब देखिए अब इसमें से कुछ कट नहीं रहा आपका, तो क्या गया आपका 24 और ये 5। तो आप यहाँ से क्या कीजिए आप फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप करते हैं तो कितना बचा, देखिए तो इधर क्या बचा था आपका 8/3 बचा था, डिवाइड बचा है यहाँ पे 4 9 बचा है, और इसे गुना इससे माइनस किए तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ बच गया आपका 36 और कितना है 8 8 × 5 = 40 और 3 72 720 और इधर गुना है 5 और यह 12 है।
यदि आप इसे सॉल्व किए तो आपको 12×36 कट गए, यहाँ पे 3 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3 दूनी 6 और 4×12 और 0 कट गया। अब इसे भी आप कटा सकते थे, यहाँ पे देखिए 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 5×20, 5×8 40, यहाँ तक तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 3×3=9 इधर कट गया, ये गुना आ जाएगा। और ये देखिए 4×2=8 कट गया, तो यहाँ कितना हो गया, 3×2=6 हो गया। 6 माइनस इधर कितना बचा दोस्तों, 5/48। अब इसे क्या कहना है, सॉल्व करना है, 6 से 8 को गुना करना है, फिर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 8×8=48, फिर बचा 4×4=24 और 4 कितना हो गया 28/48 और -5 है, -5/48 कीजिएगा दोस्तों। यदि आप इसे कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो लास्ट में कटाइएगा तो ये आ जाएगा 47/8, यही जो आंसर है आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कुल मिला के आपको जितना जल्दी स्मार्ट वर्क कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेसिक DI का क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है 2014, 2016 और 2018 के दौरान संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संस्था 5 वर्षों द्वारा नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो आप 2014, 2016 और 2018 का निकाल लेते हैं। 2014 में ए कितना है, देखिए तो यहाँ 160, फिर 2016 में 300 और 2018 में 260। यदि आप तीनों को जोड़िएगा तो कितना होता है, 720 हो जाएगा। अब बी में 5 का जोड़िए तो बी का देखिए ये जितने लाल वाली है सब बी है। यदि आप बी के साथ को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1510 आ जाएगा। अब बोला कि कितना अधिक है, अधिक है यानी माइनस हो जाएगा दोस्तों। 11 में 2 गया 9, यहाँ बच्चा कितना 14 में 7 गया 7। अब क्या कीजिए, 790 में 1510 से माइनस कर दीजिए इंटू 100। यदि आप इसको कटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे भी देखिए 7×2=14, आपको सीधा समझ में आ रहा है कि ये कुछ 47-48% के आसपास होगा, तो ये ऑप्शन होगा। आप नहीं भी पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आप अप्रोक्सीमेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब बोला गया है, ये टाइम एंड वर्क का है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए तो ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 8 दिन तक काम करते हैं। तो इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं दोस्तों। इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये 6, ये 15×4=60 और ये 20×60। अब इन तीनों का एफिशिएंसी आ गया। तो अब यदि जोड़ ले सबको तो कितना आ जाता है, देखिए तो 2a + b + c, यानी 2 गुना a + b + c। देखिए यहाँ पे 2a जिसके कारण 2b और 2c, तो 2a 2b 2c यानी 2abc हो गया। तो यहाँ पे अब इसको जोड़ ले, 6 4 3 10 13। तो ये तीनों मिलके 2 ये काम करेगा। अगर इसका एफिशिएंसी निकाले तो 13/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से निकल के यहाँ आ गया आपका। तो a + b + c तीनों मिलके एक दिन में 13/2 काम करेगा। तो बोला क्या गया है, वे सभी 8 दिन एक साथ काम करते हैं। तो वो एक साथ 8 दिन काम कर लिया, और अकेले शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। तो देखिए अगर ये 8 दिन तक कर लिया तो ये इस टोटल काम को 8 दिन तक कर लिया होगा। तो इसको यदि 360 13/2 में इसको गुना कर दे तो कितना होता है, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, याद रखिएगा आप। एफिशिएंसी 60/2 मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, 13/2 यानी कि तो कितना हो गया आपका, देखिए तो 30
तृतीया 39, यानी 39 काम हो गया है 60 में। बचा कितना काम है दोस्तों? 60 काम में तो बच गया 21 काम। 21 काम को किसको करना है? सी को करना है। तो सी का एफिशिएंसी निकालना होगा पहले दोस्तों। सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं कि ए प्लस बी कितना काम करता है। देखिए तो ए प्लस बी करता है आपका 6 काम, तो 6 इसमें माइनस कर दीजिए। 6 माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13/2 में 6 माइनस कर दो, 6 दूनी 12, यानी 1/2। 1/2 का काम करना है। कितना काम बचा था उधर दोस्तों आपका? उसको करना है। तो इसका कितना 1/2 ही बचा? हाँ, तो 1/2 बचा आपका। तो 1/2 बचा आपका सी का एफिशिएंसी। तो 1/2 को काम करना है उसको 16, इधर बचा तो क्या 21, तो आप कर दीजिए गुना। तो ये आज क्या 16 दिन में वो शेष काम को पूरा कर लेगी। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है दोस्तों, इसलिए इसमें बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी तो मैं मेथड समझा दिया, आप सॉल्व कर सकते हैं घर में। फिर से चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला दोस्तों, एक व्यक्ति अपने भोजन के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है तो उसे समतुल्य प्राप्त। तो ये आराम से दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगाए समतुल्य छूट के लिए। बताया हूँ बार बार दोस्तों, बटे 100। तो अब देखिए इसे पुट करते तो 30 और 20 कितना हो गया दोस्तों? यदि 50 हो गया, 50 में अगर हम माइनस करते हैं 30 गुना 20/100, तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 क्लियर 6, यानी 50 में 6 गया तो कितना हो जाए? 44, सॉरी 44 में आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये तो और इजी प्रश्न है। बोला क्या क्या है कि ए बी सी और पी क्यू आर कंग्रुएंसी है। तो ये एरिया ऑफ एंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, तो ये है। तो हम जानते हैं कि इस पर रूट चढ़ा दें तो क्या हो गया? यहाँ पे ए बी सी और बी सी का रेशियो कितना जाता है? रूट चढ़ा दिए तो 9/4 आ जाता है। अब क्या बोला क्या गया हमें बोला क्या गया है कि ए बी सी और बी सी दिया है, ए सी दिया है तो क्यू आर का। तो यहाँ से आराम से काफ़ी इजी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए तो यहाँ से हम अगर कंग्रुएंसी है तो ए बी बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए ए बी बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम कंडीशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों? देखिए यहाँ पे भी अगर हम सेम कंडीशन लिखें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्यू आर यहाँ से भी यहाँ से हो जाएगा आपका ऐसे। यदि आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर से वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आ जाता है आपका? 12 आ जाएगा। तो आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सेम दिया है दोस्तों, 2015 2018 संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 2014-2016 संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो संस्थान ए में 2015 और 2018 में नामांकित विद्यार्थी, 2015 में ए तो 220 यहाँ हो गया दोस्तों, और 2018 में तो आपको सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया? 220 हो गया आपका इधर, और यहाँ पे 2018 में क्या है आपका? संस्थान ए है ना, तो आपका कितना हो गया? 260, तो कितना हो गया? 480 हो गया दोस्तों संस्थान ए में। अब अनुपात पूछा गया 2014 और 2016 बी में। 2014 में 225 और 2016 में 375, 225 और इधर रह गया 100 और 3 2 5 600, तो यहाँ क्या हो गया आपका? 600 हो गया दोस्तों। अब यदि आप इसे कटाइएगा तो आप कटाने के बाद अगर हम 3 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए तो 3 एकम 3 और 3 चौका 18, और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया दोस्तों। और यदि आप इसे और कटाएं तो ये कितना आ जाएगा आपका? कुछ गलती हो गया लगता है इसमें दोस्तों, 16:20। अब यदि इसे और कटाएं तो अगर हम कटाते हैं तो 8 और यह 8 पर 8:10 आ रहा है, या 9:10 आ रहा है दोस्तों। लगता है कि जोड़ने में गलती हो गया, बाकी सोर्स यही होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहे हैं दोस्तों। आप सभी इसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय
की गई में मात्रा में 30% की कमी हो गई तो वस्तु का व्यय की गई राशि पर से कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। इसका आंसर 4.8% की कमी होगी दोस्तों। आपका इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि ये आपने बनाया या नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अब बचा है दोस्तों, यहाँ तक तो आप काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो बचता है मेन पार्ट वो है इंग्लिश का। इंग्लिश के पार्ट को अब हम देखेंगे दोस्तों। तो आप सभी यहाँ तक यदि वीडियो देखें तो आप में पेशेंस की तो कोई कमी नहीं है दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के साथ जरूर बने रहें। चलते हैं अब हम इंग्लिश की तरफ। अब हम आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इंग्लिश का प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा। तो आपको बताना है कि इसका उल्टा क्या होगा। तो देखिए क्या बोलता रहा है, एक्सएग्जरेट। एक्सएग्जरेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना यानी बढ़ाना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंप्रेस, यानी इसको कम करना या फिर दबाना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या है, सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स के लिए ये क्या बोल रहा है, इंटेंगल। इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब होता है इसको अनुकरण करना, यानी अनुकरण करना कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीकेट। यहाँ इसका भी मतलब यही होता है अनुकरण करना या फिर अपनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ इज गिवन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, रैपिड इंक्रीज द नंबर ऑफ अमाउंट और अमाउंट ऑफ समथिंग। बोल रहा है क्या, अचानक से किसी चीज़ का बढ़ावा देना या बढ़ जाना। इसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसको प्रोलिफेरेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोलिफेरेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला है दोस्तों नेक्स्ट कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम्स। इडम्स का बताना है आपको। टू शेक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों टू गेट रीड ऑफ, यानी आप इसे छोड़। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या बोला गया है, फिर से क्या, इडम से। हैंगिंग बाय अ थ्रेड। क्या है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो बहुत ही खतरनाक हो, उसको हम इडम से क्या बोलेंगे, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है और ये क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। तो इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या बोला, भोला सेड टू हिज फ्रेंड हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, भोला आस्क्ड टू हिज फ्रेंड, इसका मतलब होता है दैट। तो यहाँ पे देखिए भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, पास्ट में सेंटेंस होता है, दैट हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल वाइट। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन वर्ड्स। तो आपको बताना है लिविंग इन एयर, हवा में रहना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, एरियल। ठीक है, एरियल का मतलब होता है हवा में रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वंस हैड अ वेरी फ्रैटनिंग विथ अ वाइल्ड बुल। बोल रहा है क्या, ही उन्होंने एक बार बहुत ज़्यादा फ्रैटनिंग विथ बुल। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा, तो इनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मार दिया गया था, मार दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह बता रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है दोस्तों, एग्रीमेंट, ये सही है। एग्रीकल्चर, ये भी सही है।
एजिटेशन ये भी सही है। एग्रेसिव गलत है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ई हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोलेगा दोस्तों, देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी इस अंडरलाइन सेगमेंट को क्या सब्स्टिट्यूट सबसे अच्छा इन चारों ऑप्शन में से कर सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्या बोला गया है, 2 सीनियर ऑफिसर हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ऑर्गेनाइज द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। तो बाय ऑर्गेनाइज नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे बाय ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं होता है, सॉरी दोस्तों, बाय की जगह क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें पैसेज पार्ट मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको सही से समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए इसमें नहीं बताऊंगा। तो आप रहने दीजिए पैसेज पार्ट को, बाकी देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है क्या, इसमें से अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सही करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे करेंगे, ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर बट ही डिडंट सॉल्व इट येट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर बट ही डिडंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पास्ट में नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, ही हैज़। ठीक है दोस्तों, पास्ट टेंस में नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंसेस प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जंबल वर्ड दोस्तों, जंबल वर्ड में आपको बताना है, तो आप इसमें से क्या कीजिए, देखिए तो बट से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो पहला ये वाला तो आपका हो नहीं सकता है। ऐसे चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। अब देखिए बी से स्टार्ट हो सकता है, ही वॉज इन 3rd ग्रेड व्हेन आई टाउट एट सेंट। तो व्हेन का बात आ गया दोस्तों, तो कभी बात हो रही कि यानी इससे ही पहले कोई भी सेंटेंसेस बोला जरूर गया होगा, तो इस कंडीशन से आप बी से भी कोई सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बचा आपका सी, अब सी से स्टार्ट कीजिए। ऑल 34 स्टूडेंट वेयर डियर टू मी बट मार्क एक्लैंड वाज 1 in a million। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब क्या है, बट वंस मैन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड द होल क्लास इन द फ्लैंक्स आई हर्ड। देखिए दोस्तों, ये सी के बाद ए तो जमा नहीं, तो सी के बाद ए भी तो गलत हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ही बताया गया सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ग्लोरी ये सही है, ग्लोबली का स्पेलिंग गलत है दोस्तों, GLOB ये गलत है। ठीक है दोस्तों, तो BAL ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, क्या बोला गया है, करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। यदि आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आप आराम से कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, द मर्चेंट बाउट मैनी गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। तो मर्चेंट बाउट मैनी गिफ्ट्स फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मैनी गिफ्ट्स वेर बाउट बाय मर्चेंट फॉर हिज फैमिली फ्रॉम इंडिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होगा मैनी गिफ्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं, तो ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या बोला गया दोस्तों, ड्यूरिंग द इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू डैश द राइवल्स इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज। तो क्या करना पड़ता है दोस्तों, इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने राइवल्स यानी अपने विरोधी को, प्रतिरोधी को झुकाना या फिर शर्मिंदा करना चाहती है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, विलीफाई हो जाएगा, यानी झुकाना चाहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए और कहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं आप चेक कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैनी ऑफ द चाइना एक्सपोर्ट हैज़ बीन रिडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन व्यू ऑफ द मोर कंजप्शन ड्राइवन इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैज़ बीन रीडायरेक्टेड,
मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स रिडायरेक्टेड, ये यहाँ पे एरर होगा दोस्तों, यहाँ पे हैज़ बीन रिडायरेक्टेड नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा मैनी चाइनीज प्रोडक्ट रिडायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप इसको सही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो क्या दोस्तों, एरोड, ये क्या है आपका एरोड है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसइंटीग्रेट, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है तोड़ देना। क्या हो जाना दोस्तों, तोड़ देना, ठीक है, यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, इसका मतलब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी प्रश्न है इंग्लिश का। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, साथ ही इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पहले, यदि आप इंट्रो को स्किप कर चुके हैं तो इंट्रो में मैंने बता दिया था कि मैं इस पर अभी लगातार इस चैनल प्रीवियस ईयर के पेपर कराती रहता हूँ, चाहे वह आप एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग का कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम करते हैं मैं इसके प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करवाता रहता हूं दोस्तों। साथ ही मैं इस पे साइंस की प्रत्येक वीडियो डालता हूं दोस्तों, पर डे एक वीडियो डालता हूं कि आपको मॉक टेस्ट के अनुसार कि आप साइंस में किस तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं आगे जीएस का भी पेपर को टोटल को करवाऊँगा, जो 40 प्रश्न के एक पेपर का मॉक टेस्ट करवाऊँगा। तो आप इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया दोस्तों, करेक्ट द सेंटेंस कंटेन ग्रामेटिकल एरर। इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर इज एवेल्युएटिंग द लॉन्च टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर। इंडिया लार्जेस्ट कार मेकर इज एवेल्युएटिंग द लॉन्च टू अ स्मॉल कार, तो लॉन्च नहीं होगा यहाँ पे, लॉन्च ऑफ अ स्मॉल कार टू अ स्मॉल कार, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन। आप सभी को उम्मीद है कि ये प्रश्न काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आप सभी ने स्ट्रेटेजी भी सीखी होगी कि किस तरह के प्रश्न को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। दोस्तों आप सभी एग्ज़ाम को तैयारी ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप एग्ज़ाम में स्ट्रेटेजी से ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट हमारा वीक है, कौन सा पॉइंट अच्छा है, किस पे हमें काम करना है, किस पे हमें काम नहीं करना है। इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे और आप लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।